ओके, सो मैं ऑडिबल हूँ सबको? हाँ सर। यस सर। बताओ इस पीडीएफ, ये जो प्रोबेबिलिटी का असाइनमेंट था उसमें और कोई क्वेश्चन रह गया है डाउट? तो यस सर, पहला क्वेश्चन शुरू कर। पहला क्वेश्चन, ओके अच्छा, टेस्ट जो लिए थे टेस्ट का, एक मिनट, तो टेस्ट का मतलब क्वेश्चन, क्योंकि टेस्ट कोई और बनाते हैं, हमारे पास 5-6 लोग हैं जो असाइनमेंट टेस्ट ऐसे बनाते हैं, तो पता तो मुझे भी नहीं क्या है, तो मैं देखता हूँ एक बारी पीडीएफ भेजता हूँ टेस्ट का। चलो ग्रुप में मैंने पीडीएफ भेज दिया है, एक बार देख लो उसमें, और चलो मैं भी देखता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ओके, सो आप ग्रुप में मैंने पीडीएफ भेज दिया है। पीडीएफ तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए ये वाला टेस्ट था ना। ओके, यही टेस्ट था ना। चलो देखो, सो विजुअल है तुम लोगों को? चलो, ये कह रहा है तुमसे कि लेट ए बी सी बी इवेंट सच दैट ए बी आर इंडिपेंडेंट, बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, probability of A is 1/4, probability of B is 1/6, probability of C is 1/2. So what is the probability of A intersection B complement union C, है ना? चलो इसको मैं वहां बुला लेता हूँ। सो देखो क्या क्या गिवन है। सो जो पहला क्वेश्चन आप लोग कह रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सो आपको दे रखा है ए बी सी इवेंट है, इस तरह ए बी इंडिपेंडेंट है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी, जो कि इक्वल होगा 1/24 के, और उसके बाद बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सो बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि ए है ना, दे रखा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ठीक, सो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे, है ना, तो इसको जरा ट्राई कर लो। सो ए इंटरसेक्शन बी
होल कॉम्प्लीमेंट है ना, सो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी है। तो या तो वेन डायग्राम बना के भी देख सकते हो, अगर तुम चाहो तो वेन डायग्राम बना के भी कर सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हो। बताओ कैसे करें? सर फॉर्मूला से ओपन करेंगे तो इसको a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को s माइनस a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं क्या? नहीं नहीं, एक मिनट, एस माइनस लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा करो ना, तुम डी मॉर्गन्स लॉ पे ओपन कर दो। डी मॉर्गन्स लॉ से क्या होगा ये? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, ऐसा हो गया ना ये तो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको लिख सकता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ फॉर्मूला होता है सेट थ्योरी में, क्लास 11th में है। सो ये सब याद रखना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। ए इंटरसेक्शन बी होल जहां तक लोगों को पता ही है। सो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये फॉर्मूला लगा लोगे तुम या ऐसे ही लगा लेते, पहले भी ए यूनियन बी मान के लगा लेते तो भी क्या दिक्कत है? तुम डायरेक्टली ए यूनियन बी लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आंसर नहीं आया क्या? किसी का भी आंसर आया कि नहीं आया ना? ओके ठीक है। तो या तो सिर्फ सीधा तुम ऐसे ए यूनियन बी मान के लगा लो या अलग अलग करके लगाओ, जैसे तुम्हारी मर्जी है। सिंप्लीफाई करोगे आंसर वही आएगा। तुम सिंप्लीफाई करो, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, आगे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी, है ना? हाँ मतलब कैसे भी कर लो, पहले भी एडिशन लॉ लगा सकते हो ए यूनियन बी मान के, तो उससे भी हो जाएगा। तो वो शायद हो सकता है जल्दी हो जाए, बट किसी से भी हो जाएगा ना। मैं भी अब देखो तुम्हें जैसे समझ आ रहा है, अगर इससे नहीं डायरेक्टली तुम्हें करना, तुम्हें जैसे करना है, देखो कोई भी अप्रोच लगाओ एट द एंड आंसर आना ही है, ठीक है ना? एंड में आंसर आएगा ही। सो इससे लगा लो, या तुम्हें लगता है कि नहीं उससे करना है तो कैसे भी कर लो, आंसर वही आना है। अच्छा तुम्हें दे क्या रखा है, एक मिनट, तुम्हें क्या क्या गिवन था इसमें? तुम्हें गिवन है यहाँ पे कि ए और बी इंडिपेंडेंट है। ओके चलो ठीक है, तुम उससे ही कर लो, सिंपल ए यूनियन बी लगा दो, जैसे वो सजेस्ट कर रहा महेश। चलो मान लो मैं ऐसा कर दिया, इसको ए मान लिए प्लस, मतलब समझ रहे हो ना, एक्स यूनियन वाई की प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये है ए। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा वो तो अभी, क्योंकि इंडिपेंडेंट बी एंड सी है एक्चुअली। सो यहाँ से दिस इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होगा। दूसरा अप्रोच है ये, तो कोई भी अप्रोच सबसे अच्छा तरीका क्या है, तुम स्टार्ट करो, सॉल्व करना शुरू करो, फिर आगे दिखेगा तुम्हें, तो यू स्टार्ट सॉल्विंग। सो मान लो ये अप्रोच लगाया हमने, हाँ हाँ, अब इसको तुम ये कर सकते हो ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट हटाना है तो 1 माइनस कर देंगे, ये हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी तो पहले से ही पता है 1/2, अब माइनस यहाँ है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो अब देखो इसको कैसे ओपन करना चाहते हो, तो तुम इसको लिख सकते हो यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ जैसे आप लोग, मैं बाकी लोगों के लिए बता देता हूँ, जैसे कहीं रहता है ना ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो इसको लिख सकते हैं बी माइनस ए, बात बराबर ही है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, ये होता है बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है, समझो। ए कॉम्प्लीमेंट है मतलब जिसका कॉम्प्लीमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन, वही फॉर्मूला लगाया मैंने। ये फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किए, तो वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया, तो अब क्या हुआ देखो, अब चूंकि तुम्हारा बी इंटरसेक्शन सी फाई था, है ना, यहाँ दे रखा था ना कि बी इंटरसेक्शन सी फाई है, क्वेश्चन में ही था कि बी सी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सो बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, मतलब बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 ही होगी, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी फाई है, ए इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा, फाई एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0, तो ये 0 हो गई। अब देखो बाकी सब पता है आपको, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये तो कैंसिल ही हो जाता है ना। ऐसे भी यहाँ से क्या किया तुमने,
इसको ओपन कर लो तो ये हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, तो ये तो कैंसिल हो गया। सो 1 माइनस पी ए इंटू पी वी, पी ए है 1/4, पी वी है 1/6, सो 1/24, तो कितना आ गया 23/24। देखो किसी को डाउट है इसमें, चेक करो। ओके है ये। सो डी ऑप्शन। एक बार पिछले वाले मैथड का लिखा देते हो, उसमें ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू नहीं निकल रही थी, पर आप पिछले वाले मैथड तो उसको ए इंटरसेक्शन से अलग से नहीं निकलेगा, तुम्हें कंबाइन करना पड़ेगा फिर किसी के साथ ताकि वो हट सके, है ना। अगर वैसा हो रहा है ए इंटरसेक्शन बी सी आएगा वहां पे, सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू। ओके चलो ट्राई करके देख लेते हैं, है ना। ये भी ठीक है, मतलब तुम्हें ऐसा देखना है कौन सा आसान पड़ता है। तो यहाँ पे जो कि ए बी था, सी का रिलेशन दिया नहीं है किसी, बी के साथ है सी का रिलेशन, कि बी सी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। चलो अगर हम उससे ट्राई करते तो क्या होता। सो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, ये हमारे पास है। सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सी यूनियन सी ना। हाँ चलो इसको क्या करते हैं अभी, तो मैंने जैसे पहले ट्राई कर रहा था फर्स्ट अप्रोच, वो ट्राई करके देख लेते हैं क्या आता है। तो प्रोबेबिलिटी ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। सो ये जो मैं कर रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी माइनस, अब क्या रह गया, ए बी ए सी हो गया, बी सी हो गया, ए सी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक, और प्लस इन सब का इंटरसेक्शन। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ओके अब आपको प्रॉब्लम यहाँ आ रही होगी, ठीक है। देखिए तो पी ए कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन में पता है, पी बी कॉम्प्लीमेंट भी पता है क्वेश्चन में, पी सी कॉम्प्लीमेंट भी पता है ना। सो अब यहाँ से इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, चलो इसको ट्राई करके देख लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी ए हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, अब आगे है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इसको खोलो तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी माइनस ए है, यही है ना। तो सी माइनस ए है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ पे, सो ब्रैकेट में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये आया। इसको ओपन किया तो वैसे ही यहाँ BC के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन था ना, BC के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन था कि BC म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब B इंटरसेक्शन C क्या है, फाई है। अच्छा तो B और C में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो देखो देखो B इंटरसेक्शन C फाई था, तो व्हाट इज द B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C, क्या होगा, बताओ। सो B इंटरसेक्शन C फाई है ना, क्या आएगा, है ना। सो B के साथ C का कुछ भी कॉमन नहीं है, तो B कॉम्प्लीमेंट से पूरा C कॉमन होगा एक्चुअली, तो ये C आ जाएगा। ओके सो B कॉम्प्लीमेंट C जस्ट C आ जाएगा तुम्हारे पास, या इसको ओपन भी कर सकते थे, PC माइनस P B इंटरसेक्शन C, तो उससे भी हो जाता है ना, तो बचता माइनस जस्ट PC बचेगा, तो ओपन भी कर सकते हो, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C। ओके अब यहाँ तो प्रोडक्ट कर लोगे तो ये तो तुम्हारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर AB इंडिपेंडेंट है तो A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट है, रिजल्ट है, ठीक है ना, कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट, देन A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। सो A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, सो लास्ट है आपके पास प्लस, तो देखो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये मुझे पता है, ये भी पता है, बस आपका ना यहाँ PC भी कट जाएगा यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस P A इंटरसेक्शन C आएगा, तो इसका कहीं ना कहीं रिलेशन इसके साथ आएगा। अब बताओ क्या लिखूं इसको मैं, देखो सो यहाँ से क्या होगा, अब तुम उसको ओपन करो, प्रोबेबिलिटी A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C, तो इसको बेटर है तुम ऐसा लिख लो, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, तो बाकी तो वैल्यूज लिख लोगे ना, इसकी वैल्यूज पता है तुम्हें। सो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, देखते हैं आंसर सेम आना चाहिए, सो 1/4 1/6 1/2, है ना,
सो 1/4 तो ये हो गया 3/4, बी कॉम्प्लीमेंट 5/6 है ना, और सी तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा प्लस में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, अब आगे है माइनस पी सी, तो -1/2 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट है ना, तो यही तो है 15/24। यहाँ तक ओके है। अब बचा ये बस, इसको क्या लिख सकते हो आप? ओके, तो यहाँ तक तो ठीक है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, चलो यहाँ तो हो गया आपके पास प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही हो गया ना? नहीं, यूनियन था वहां पे, तो यहाँ हो जाएगा पी सी माइनस पी क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे ही ना? चेक करो, दिस इज लाइक ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को मैं अभी दिखा था यहाँ पे करके, सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को मैं लिख सकता हूँ पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो उस तरीके से मैं इसको लिखूंगा, so this is A, this is B suppose, तो PC माइनस दिस इंटरसेक्शन दिस। ठीक, तो अब PC भी पता है मुझे, सो अब बचा क्या हमारे पास, देखो हो जाएगा। सो मतलब वही पेशेंस रख के एंड तक सॉल्व करते जाओ, तो कुछ ना कुछ आएगा। एग्जाम में भी अगर कोई क्वेश्चन स्टार्ट किया है, थोड़ा पेशेंस रख के सॉल्व करते जाओ। अगर लगे कि बीच में फंस गया, अब नहीं हो रहा, देन उस टाइम पे छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि टाइम किल करोगे तो दूसरे क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा। तो अगर जैसे एक क्वेश्चन स्टार्ट, क्योंकि ऐसा होगा नया क्वेश्चन होगा, लेकिन तुमने पूरे साल इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं कि तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर सकते हो। शुरू में नहीं दिखेगा होगा कि नहीं होगा, जब स्टार्ट करो एंड सॉल्व करते जाओ एंड में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि वो अगला स्टेप दिखेगा। जैसे यही क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ से, सो हमारे पास ये तो तुम कैलकुलेशन कर लेना, बाकी ये बचा, और इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, तो ये 3/4 5/6 -1/2 -15/24, PC प्लस में हाफ है, तो फिर से ये कैंसिल हो गया, माइनस पीसी प्लस पीसी फिर से कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास बचा जस्ट -15/24। अब उसको खोलो, अब तो ये बचा हुआ है प्लस में ये वाली चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बची हुई है, और वहां से तुम ओपन करोगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये कैंसिल हो जाएगा ए सी वाला, सो 3/4 5/6 15/24 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ये थोड़ा लंबा मेथड हो गया ना, जो मैं सजेस्ट किया कि सर उससे पहले आसान हो गया, थोड़ा लंबा हो गया ना, तो वही प्रैक्टिस से आपको समझ आया कौन सा अप्रोच इजी है। घर पे जब एक ही क्वेश्चन को आप अलग तरीके से ट्राई करके देखो, एक्सपेरिमेंट, जब मैं कहता हूँ ये भी अप्रोच है, ये भी अप्रोच है, ये भी अप्रोच है, तो आपको ये देखना है कौन सा अप्रोच आसान है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको समझ आया सही आसान था, तो नेक्स्ट टाइम जब उस तरह क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ वही अप्रोच लगाओ, तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, तब जाके समझ आएगा। सो यहाँ से क्या आ गया, सो इसको ओपन कर लो सिंपली, ए यूनियन बी का फॉर्मूला से, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी, मैं डायरेक्टली खोल देता हूँ, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी, आगे जो माइनस में आया होगा वो तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि बी इंटरसेक्शन हाँ बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी है ना आई थिंक, तो 0 हो गया प्रोबेबिलिटी उसका, तो आगे जो प्लस में आया होगा तो बाद में माइनस हो जाएगा वो। तो एनीवे अब ये और ये कैंसिल, और ये फिर से तुम्हें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो वो यहीं पे था 15/24, तो फाइनल आंसर कुछ ऐसा आया 3/4 प्लस 5/6 -15/24 -15/24। चेक करो कैलकुलेशन गलत नहीं किया हो तो। हाँ अच्छा, तो वही देखना पड़ेगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ए बी इंडिपेंडेंट है, बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओके ओके, तो ये तो 0 हो गया, तो हाँ वही ध्यान रखना पड़ेगा क्या था, मैं अज्यूम कर रहा था, मुझे लग रहा बी सी इंडिपेंडेंट है, तो बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। सो बी सी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, तो यहाँ से बचा क्या हमारे पास, सिंप्लीफाई कर लो, वही आंसर आ रहा है क्या, सेम आएगा। चेक करना, मैंने और भी कई जगह यूज किया, इसकी प्रोबेबिलिटी यूज की थी मैंने 15 तो 18 + 20 - 15, ठीक, ये हो गया। हाँ मतलब वही थोड़ा ध्यान रखना कैलकुलेशन का, क्योंकि जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा है, अब उसमें क्या है, ए बी इंडिपेंडेंट है, बी सी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो दिमाग में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, देख लिया करो बार बार, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो क्वेश्चन देखते रहो,
कि जो इन्फॉर्मेशन दिया वही यूज करो। कई बार कंफ्यूजन में या गलत यूज कर लेते हैं हम लोग कि वहां सभी को समझ में है ना कि ए बी इंडिपेंडेंट है, बी सी डिसजॉइंट है। तो ऐसा ना हो कि ए बी डिसजॉइंट हो, बी सी लास्ट में भी गलती करने वाला था। तो उस तरह से ध्यान रखना, क्वेश्चन देख देख के कोई गलत इन्फॉर्मेशन यूज ना करो। सर इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बना सकते हैं। कैसे? पर क्या बोल रहे हैं ये बी ए इंटरसेक्शन बी नॉट तो ये क्या बोलते हैं सबसेट होगा मतलब सी ना। ओके ओके बी अगर बी अगर क्या बोलते हैं बी और सी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो बी ए इंटरसेक्शन बी और सी भी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो बी इंटरवल सी इंटरवल में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब आगे ठीक है, तो मान लो इस तरह से है केस है सपोज, सो ए बी सी इस तरह का केस है मान लो। तो ये कौन सा पोर्शन था? सी का यूनियन ले रहे, सी पूरा सर्कल है, ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉमन है उसको छोड़ के, तो ए बी में जो कॉमन है उसको छोड़ दिया हमने और सी के साथ यूनियन ले लिया। तो इसमें जो पोर्शन आएगा आपका, ये वाला पोर्शन तो आएगा ही, सी वाला पूरा, ठीक, और इसके अलावा, ठीक है, सो ये तो आएगा ही। अब इसके अलावा क्या होगा? सी आ गया, यूनियन में है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉमन पार्ट छोड़ दो, ये कॉमन पार्ट है इसको छोड़ दो, जस्ट कॉमन पार्ट छोड़ के बाकी पूरा पोर्शन आ जाएगा। सो ये सब आएगा, बस ये कॉमन वाला छूट जाएगा ना, देख लो एक बारी। सो तुम अगर वेन डायग्राम आए तो ज्यादा बेटर दिखता है, जैसे आप शायद कहना चाह रहे हो, तो वेन डायग्राम से इजीली देख पाओगे। सो ये पोर्शन भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि बस इंटरसेक्शन वाले कॉम्प्लीमेंट को यूनियन लेना है, तो इंटरसेक्शन है उसका कॉम्प्लीमेंट। सो ये पूरा पोर्शन हो गया, मतलब कहने का मतलब पूरा पोर्शन है, जस्ट वो छोड़ के, कौन? ए बी में जो कॉमन है उसको छोड़ के, तो ये वाला पोर्शन पूरा आ गया, ये सब आ गया। ठीक, अब देखो, सो कौन सा पोर्शन छोड़ के? यहाँ पे ये वाला पोर्शन बस छोड़ दिया आपने। हाँ बताओ, अब आप क्या कह रहे थे? अब इसको यूज, ये एक्चुअली आपको निकालना है व्हाइट पोर्शन की प्रोबेबिलिटी, ये सैंपल स्पेस है, सो आपको व्हाइट पोर्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यस, सो व्हाट कैन, अब बताओ भाई, क्या अमरजीत आप बता रहे थे? हाँ वही कह रहे थे सर कि सी तो सबग्रुप होगा ना, ए इंटरसेक्शन बी नॉट का, तो वो तो डायरेक्ट 1 माइनस करके ये कर सकते हैं ना। यस यस, तो वो आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए वही बोल रहा हूँ। शुरू में मैंने बोला था कि आप वेन डायग्राम अप्रोच यूज करना चाहते हो या ये है ना, तो वही मैं कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन के 1000 अप्रोच हो सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है आप कौन सा अप्रोच लेते हो, उसके हिसाब से आपके टाइम लगेंगे क्वेश्चन में। जैसे 2 मेथड हमने कर रखे हैं, तीसरा मेथड भी कर रहे हैं इसी क्वेश्चन का, थर्ड तरीका है, तो आपको डिसाइड करना है कौन सा अप्रोच आपको इजी लगता है ना। तो ये थर्ड वे है। अब यहाँ पे सिंपली आप देखो कि आपको व्हाइट पोर्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ से देख सकते हो व्हाइट पोर्शन क्या है, जो बता रहा था शुरू में आई थिंक, तो मुझे चाहिए था ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। अब चूंकि बता रखा उसने कि बी सी है ना, कि बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, बी सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो ये जो पोर्शन है ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी, इधर सर्कल ए था, इधर बी था, इधर सी था, है ना। सो यहाँ पे ये ए सर्कल था, ये है, यहाँ आपका बी सर्कल था, है ना, और ये आपका सी सर्कल है, इस तरीके से। सो अब आपको व्हाइट पोर्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो व्हाट यू डू, जस्ट 1 में से, है ना, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो यहाँ पे आ जाएगा, ये वही प्रोबेबिलिटी आएगी, क्या आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तीसरा तरीका है, देखो अगर आप वेन डायग्राम से देख पा रहे हो कि जो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है और सी जो है उसका सबसेट है एक्चुअली, सो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, सी उसका सबसेट है, ठीक। तो ये भी एक तरीका है, ये आसान और हो जाता। तो पहला मेथड इजी था, दूसरा थोड़ा लेंदी था, उससे भी आसान ये मेथड है। अगर आप वेन डायग्राम बना के देख लेते पहले कि आपके पास जो सी है एक्चुअली वो सबसेट है, ये जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, और जो आपको येलो पोर्शन दिख रहा है वो येलो है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो व्हाइट पोर्शन है, और चूंकि सी उसका सबसेट है ना, सी उसी में है,
तो सी सबसेट है, तो सी इज सबसेट ऑफ दिस, तो अच्छा यूनियन लेना है दोनों का, तो यूनियन में क्या आएगा, कौन सा लार्जर है, ये वाला ना, हाँ ठीक है। सो ये आ गया, क्योंकि अगर ऐसा है मान लीजिए आपके पास कि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लार्जर सेट ना, ओके। अगर ए सबसेट है बी का तो उस केस में तो यहाँ पे सिंपली ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो सुपर सेट है सी का, तो इसीलिए ये आ गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके। और ए बी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, ए बी इंडिपेंडेंट है, देखो कितना आसानी से हो गया। सो सही बता रहे हैं आप। सो सोचने पे डिपेंड करता है, क्योंकि है ना मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखे हैं। सो पी ए इंटू पी बी, और यहाँ से आ गया 1 माइनस पी ए पी बी, कितना 1/24, तो 23/24। तो देखो ये इतने में ही हो गया, जो थर्ड अप्रोच है वो सिर्फ इतने में ही हो गया, वेन डायग्राम बनाया और इतना में ही हो गया। तो आपको देखना पड़ेगा उसके लिए कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और सी में क्या रिलेशन है ना। तो स्टार्टिंग में हमने कहा था तो वेन डायग्राम से कर दो या फॉर्मूले से कर दो, तो कुछ लोगों ने कहा फॉर्मूले से कर दीजिए, तो फॉर्मूले से किया हमने, फॉर्मूले से 2 तरीके से किया और वेन डायग्राम से ये हो गया। तो 3 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया, कैसे भी सॉल्व करो आंसर वही आना है, मेथड करेक्ट होने चाहिए। यस दिस इज इजियर वन, है ना। ये तो मेंटली अगर आप देख सकते हो तो वो भी सही है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है, क्योंकि सी और बी में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी और सी में भी कुछ कॉमन नहीं होगा, क्योंकि बी सी में कुछ कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी एंड सी में भी कुछ कॉमन नहीं होगा, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सुपर सेट होगा सी का, तो इसीलिए डायरेक्टली आ जाएगा। तो कैसे भी सॉल्व कर लो, इट्स फाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सर जी। सर ये और इसमें ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, तो यहाँ पे यूनियन सी का यहाँ पे नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे हमें समझ नहीं आया। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, हाँ और यूनियन सी का, तो यूनियन सी खत्म हो गया ना। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, यूनियन सी की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे जो है ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है आपका वो सुपर सेट है सी का, मतलब सी सेट सबसेट है ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का। तो यहाँ देखो ये रिजल्ट लिखा है मैंने, ए जब सबसेट है बी का, मान लो तुम्हारे पास 2 सेट्स हैं ए एंड बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी होती है आपने पढ़ा होगा। तो मान लो सी यहाँ सबसेट है इसका, तो जब सी सबसेट है तो आपसे पूछा जाए कि सी यूनियन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये सेट किसके इक्वल होगा, बताओ ये समझ आ रहा है। ये सेट सुपर सेट है इसका ना, तो 2 सेट का जब यूनियन लेते हो तो क्या आता है, जो सुपर सेट है एक्चुअली। तो यहां से ए यूनियन बी का जस्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो सी का जरूरत नहीं, इन दोनों का यूनियन यही है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, इस कॉन्सेप्ट पे ये हो गया, यहां से दिख रहा है। तो वेन डायग्राम से ना लोगों ने भी सजेस्ट किया वो आसान है, तो हमने 3 अलग अलग मेथड से किए। अब आपको समझ आ रहा है कि कैसे अप्रोच लेना है। अब ऐसे सोचोगे एक आएगा, लेकिन आप ट्राई करोगे कई तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसीलिए, और यहाँ से सीधा आंसर आ गया 23/24 इजीली आ गया। तो ये आसान मेथड है, ठीक है ना। अगर आप वेन डायग्राम से इजीली देख लो कि ए इंटरसेक्शन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है दैट इज द सुपर सेट ऑफ सी, ठीक है। यूनियन था, इंटरसेक्शन था, ये मैं क्या लिख दिया, क्वेश्चन में इंटरसेक्शन था ना, इंटरसेक्शन था वो मैंने गलती किया। हमारे पास सी जो है सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट, यहाँ इंटरसेक्शन है ना, देखो। सो यहाँ क्या था, यहाँ इंटरसेक्शन है, सो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट, ये ए इंटरसेक्शन बी है जो येलो पोर्शन है, सो ए इंटरसेक्शन है यहाँ पे, तो इस तरह से आ जाएगा। मतलब समझना वही है कि सी जो है सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। और कोई डाउट है? इस टेस्ट में और कोई डाउट है किसी को? 12 और 13, अच्छा सॉरी 2, ओके एक मिनट, इतना माइक में सुनाई नहीं सही दे रहा। 2 और यहाँ देख के बताओ, ये इसमें देख के बताना कौन सा है। अभी हमने पहला किया है, ठीक है ना, तो दूसरा कराना ना, ठीक है। चलो दूसरा कह रहा है कि ए राइट्स टू बी,
and does not receive an answer. अच्छा, A ने कोई लेटर लिखा B को, उसको कोई आंसर नहीं आया. Assuming that one letter in N is lost in the mail. और मान लो कि N लेटर में से एक लॉस होता है मेल में, तो फाइंड द चांस दैट B received the letter. अच्छा, it is to be assumed that B would have answered the letter if he has received it. मतलब वही कि A ने B को लेटर भेजा और A को रिप्लाई नहीं आया ना, मतलब B को पहुंचा नहीं एक्चुअली, यही मतलब है. तो पूछ रहा assuming that one letter in N is lost in the mail. तो अब आपको बता रखा है कि N जब मेल N लेटर्स मेल होते हैं उसमें एक लॉस हो जाता है, तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/n. और लॉस नहीं होने की मतलब रिसीव होने की n-1/n. ठीक, ओके. अब क्या फाइंड द चांस दैट B रिसीव्ड द लेटर. तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो B रिसीव करेगा या नहीं करेगा, यही ना. तो चलो चलो देखो, तो A ने B को लेटर लिखा और A को आंसर नहीं मिला, है ना. तो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे. E1 हो सकता है कि B, है ना, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक तो ये भी है. अच्छा, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा. तुम्हें प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? प्रोबेबिलिटी पूछी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट B रिसीव्ड द लेटर, है ना. तो रिसीव्ड द लेटर, तो मान लो E1 है लेटर इज लॉस्ट, इससे करके देखते हैं. और E2 क्या होगा? लेटर इज नॉट लॉस्ट. एक ये अप्रोच हो सकता है. और मान लो इवेंट A है तुम्हारा, क्या पूछा है? अगर तुम्हें दे रखा है कि वो आंसर नहीं आया ना, डज नॉट रिसीव एन आंसर, वो दे रखा है तुम्हें कि डज नॉट रिसीव एन आंसर. So what is probability? Received the letter. So B doesn't answer. मतलब क्या है? It is assumed that B would have answered if he had received it. अच्छा, कि अगर आंसर किया मतलब रिसीव हो गया, यही ना. तो रिसीव होना और आंसर करना सेम बात है. तो A writes to B and does not receive an answer. ये तुम्हें गिवन है ना. क्या गिवन है तुम्हें? A ने B को लेटर लिखा और डज नॉट रिसीव एन आंसर. यहां तक ठीक है. और अज्यूमिंग दैट द वन लेटर इन N इज लॉस्ट, तो मैंने चलो मान लिया लेटर इज लॉस्ट, लेटर नॉट डजंट लॉस्ट. तो E1 की प्रोबेबिलिटी यहां से हमारे पास है. E1 की प्रोबेबिलिटी जो है लॉस होने की 1/n, और E2 की प्रोबेबिलिटी है लॉस नहीं होने की n-1/n. यहां तक ओके? किसी का आंसर आया कि नहीं इस क्वेश्चन में? क्या है? सी होगा सर. सी कैसे किया तुम लोगों ने? सर ए का भी लेटर लॉस्ट हो सकता है और बी का भी हो सकता है. अगर बी भेज दिया होगा फिर भी तो लॉस्ट हो सकता है. मतलब एन को मिलने का चांस है, मिलेगा बी को तो एन चांस है, मतलब n-1. और नहीं भेजेगा ना तो उसके बाद तो मतलब दोनों को लेना पड़ेगा, वैसे बनेगा. अच्छा, तो A writes to B and B writes to A, यही मतलब है ना. ओके, so one letter in N is lost in the mail. Find the chance that B received the letter. तुम्हें चांस बताना है कि B received the letter, है ना. so इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो B कब रिसीव करेगा लेटर, क्वेश्चन ये है, जब वो लॉस नहीं होगा A का, है ना. It is to be assumed that B would have answered if he had received. तो मतलब यहाँ पे ऐसे कहना चाह रहे हो कि मतलब A ने लेटर भेजा तो A का लेटर भी लॉस हो सकता है या लॉस नहीं होगा. फिर B को मिला होगा, है ना. तो B को अगर मिला तो B ने फिर सेंड किया होगा, तो अगेन B का लॉस हो सकता है या आ सकता है. लेकिन बता रखा है कि A ने रिसीव नहीं किया एक्चुअली. तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे एक्चुअली? तो फाइंड आउट B हैज रिसीव्ड द लेटर, है ना. तुम्हें बताना है चांस कि B रिसीव्ड द लेटर.
सो बी कब रिसीव करेगा लेटर, सोचो। ए का भेजा वो लेटर लॉस ना हुआ हो। हाँ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? पहले ए ने लेटर भेजा और वो लॉस नहीं हुआ, ये मतलब ना, तो वो है n-1/n। ओके, और उसको पता नहीं चलेगा कि वो रिसीव किया कि नहीं, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए बी को, तो भेजा होगा उसने। तो पहली बात, ए का लेटर लॉस नहीं हुआ, तो बी को पहुंचा था, बी ने रिप्लाई किया होगा, फिर उसका लॉस हो गया। उसका भी लॉस होने के चांसेस है। तो उसका लॉस क्योंकि ना हो तभी पता चलेगा ना कि बी के पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। ए राइज टू बी एंड डज नॉट रिसीव एन आंसर, तो पहला इंफॉर्मेशन गिवन है तुम्हें कि ए ने बी को लेटर लिखा, तो ए को भेजा बी को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भेजने की कितनी है? अच्छा, वो वहां पे है कि बी, पूछा है तुमसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी रिसीव द लेटर, तो ए का लेटर भी लॉस हो सकता है, तो ए का लेटर लॉस नहीं हुआ ना, ये मतलब ना। और अब उसको एक पता कैसे चलेगा कि मेरा लेटर रिसीव हो गया, जब उसको आएगा मेल पर तो ए का निकालना होगा, तो उसको मिल चुका है, तो उसको भी कोई प्रोबेबिलिटी होनी कि या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, तो उसका भी लॉस हो सकता है, बी का भी लेवल। ठीक है, तो इसको कैसे फ्रेम करें क्वेश्चन को? इसको मैं फ्रेम कर सकता हूं, आंसर द लेटर इफ ही हैज रिसीव्ड इट, है ना, अगर रिसीव करेगा तो आंसर करेगा ही, ठीक है, तो आंसर करेगा, लेकिन रास्ते में लॉस हो सकता है ना, यही मतलब है, या तो उसको नहीं मिला, एक तो ये चांस है कि उसको नहीं मिला, ये भी हो सकता है ना, तो नहीं मिलने का चांस क्या, लॉस हो गया। ओके, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, एक तो ए का लेटर लॉस हो गया, या तो, है ना, देखो तुम्हें तो आई थिंक 2 केसेस बनेंगे सर। पहला कि ए को बी को लेटर रिसीव ही नहीं हुआ है, तो वो रिप्लाई नहीं दे पाएगा। हाँ। और दूसरा होगा कि बी को लेटर रिसीव हो गया बट ए को जो लेटर सेंड किया है वो लॉस हो गया। ओके, तो सर इसमें 2 केसेस बन सकते हैं। ठीक है, पहला केस मान लो ये है कि ए का लेटर लॉस हो गया, तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट करते हैं मान लो, लेकिन मुझे पूछा कुछ और है ना, तो अभी तुम क्या निकाल रहे हो? चलो 1 मिनट, अभी मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, पहले जो उसने गिवन है, मान लो इवेंट है, प्रोबेबिलिटी जो इवेंट तुम्हें दे रखा है कि ए राइट्स टू बी एंड डज नॉट रिसीव अ लेटर, इसकी प्रोबेबिलिटी पहले निकालते हैं। तो ये गिवन है ना, तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, तो इस कंडीशन में बात करनी है ना, तो या तो इसको हाउ टू फ्रेम, तो यहाँ पे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि ए डजंट रिसीव एन आंसर, है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो या तो पहला ए ने भेजा, उसका लॉस हो गया, तो लॉस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/n, और दूसरा लॉस नहीं हुआ, हाँ, मिला होगा और उसका लॉस हो गया होगा, मतलब बी का भी होगा। सो एक तो उसको मिला, तो मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? लॉस नहीं होने की, दिस, एंड उस केस में वो क्या कर रहा है? रिप्लाई कर रहा है, ये सर रिप्लाई करेगा तो उसका लॉस हो जाएगा। सो एक तो ये हो गया ऐसा कुछ, तो यहां से क्या आया? तो यहां से आ गया तुम्हारे पास n², अगर एलसीएम ले लो तुम तो n प्लस n-1, तो यहाँ फाइनली तुम्हारा कुछ ऐसा आया कि ये गिवन है, एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन तुम्हें गिवन है, सो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, सो 2n-1/n², यहाँ तक ठीक है। तो ये तो इंफॉर्मेशन तुम्हें गिवन था, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाला हमने कि पहले प्रोबेबिलिटी निकाला ए राइज टू बी एंड डज नॉट रिसीव एन आंसर, सो ए ने बी को लिखा, तो एक है कि ए का लेटर लॉस हो गया, तो 1/n चांस है, और अगर लॉस नहीं हुआ तो, है ना, सो लॉस हो गया तो आंसर नहीं मिलेगा उसको, अगर लॉस नहीं हुआ n-1/n, देन वो भेजा होगा एंड उसका लॉस हो गया बी का लेटर, तो ठीक है। सर कंडीशनल लगेगा तो ये इंटरसेक्शन तो इवेंट का इंटरसेक्शन। यहाँ तक ठीक है ना, ये तो अभी निकाला हमने उसकी गिवन की प्रोबेबिलिटी। अब हमसे पूछा है बी रिसीव्ड द लेटर एक्चुअली, तो यहां से मैं इवेंट बनाता हूं, देखो जरा, सो बी रिसीव्ड और बी डज नॉट रिसीव, है ना,
सो आइदर बी रिसीव्ड और बी डजंट या डिडंट रिसीव, है ना। A does not receive. हमें तो किसी प्रॉपर्टी निकालनी है। B की निकालनी है तो सर वो उनको जब कंडीशन में इवन लेंगे ना हम्म, इवन लेंगे तो इवन तो ये है A does not receive आंसर। यहाँ टोटल प्रॉपर्टी लगाने हैं ना, क्या लगाने हैं? कंडीशन दिख रहा है, सब दिख रहा है, कंडीशन दिया हुआ कि कंडीशन आंसर रिसीव नहीं कर रहा है। सर कंडीशनल लगेगा सर। क्योंकि सर इसमें हम लोग का एक 2 -1 अपॉन n स्क्वायर में टर्म आ रहा है, तो उसमें n -1 अपॉन n स्क्वायर में टर्म वही बात है, मान लो ई इवेंट ले लिया मैंने, बी रिसीव्ड लेटर, चलो ये मान जो पूछा गया है, बी रिसीव्ड द लेटर, इसकी प्रॉपर्टी ले लिया हमने, ठीक है। चलो तो यहाँ से तुम फाइंड करो और इसको तुम मान लो इवेंट तत्काल एफ। चलो लेट्स से यू टेक एफ। सो एफ क्या है आपके पास? सो इवेंट ई मैंने अज्यूम किया जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है? बी रिसीव्ड द लेटर, फाइन, तो मैंने इवेंट ई मान लिया। और एफ इवेंट है तुम्हारे पास कि ए डिडंट गेट आंसर, है ना। सो ए डिडंट गेट आंसर, यही मतलब है। तो इसमें ये n -1 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि तो यहाँ पे ये 1/n वाला तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें बोला है कि a आंसर रिसीव नहीं करता, मतलब b रिसीव कर ले रहा है, लेटर तो रिसीव कर ही ले रहा है, 1/n वाला खत्म हो जाएगा इंटरसेक्शन जब देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और हमने अभी फाइंड किया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। पहले जो गिवन था मुझे, पहली लाइन गिवन है आपको, ओके, एंड दूसरी पूछी जा रही है कि फाइंड द चांस ऑफ बी रिसीव द लेटर, तो मैंने इसका मान लिया इवेंट ई है। चलो बी रिसीव द लेटर, एंड अब आपको एफ, आपको वो है कि ए डिडंट गेट आंसर, जो पूछा गया है ना, मतलब ए डिडंट गेट आंसर ना, ये तो ये था जो एफ गिवन था उसको पूछ लिया, और बी जो पूछ रहा है आपसे तो उसको हमने ई लिया, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हुआ? सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ? कॉमन इंटरसेक्शन लो। तो b को मिल जा रहा है, लेकिन एक पास नहीं पहुंच रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो बी को मिला, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? बी को मिल रहा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? n-1/n, यही ना। हाँ, एंड आपको बोल रहा है कि बी को तो रिसीव हुआ, लेकिन ए आंसर नहीं मिला, मतलब क्या हुआ? ए का लॉस हो गया। यस सर, 1/n। तो मतलब पहले तो यहाँ से ए ने भेजा, तो ई इंटरसेक्शन एफ। आप देखो इसका मीनिंग समझ, मेन थोड़ा इंग्लिश है यहाँ पे कि बी रिसीव्ड द लेटर एंड ए डिडंट गेट द आंसर। तो बी रिसीव्ड लेटर बिकॉज ए का लेटर लॉस नहीं हुआ, ओके, एंड देन ए आंसर नहीं मिला, इसकी क्या वजह है? क्योंकि ए का लेटर वापस जो आ रहा था, मतलब बी का वो लॉस हो गया है ना। ए से बी तक तो पहुंचा, लेकिन बी से ए तक नहीं पहुंचा, इसका क्या मतलब है? तो उसका लॉस हो गया होगा। तो उसका लॉस हो गया, तो लॉस हो गया, इसका मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी? 1/n, ओके। अब आपके पास f है, द f यू हैव इज दिस। f था कि जस्ट a didn't get answer, तो a didn't get answer means what? सो a को आंसर क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि या तो ये हमने देख ही लिया पहले ही कि a का लेटर लॉस हो जाए, या अगर a का लॉस नहीं हुआ तो उस केस में b का लॉस हो जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास आ गया, एक्चुअली इनडायरेक्टली तुम देखोगे ना तो उस टाइप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है, बट ठीक है। तो यहाँ से आ गया तुम्हारे पास 2n-1/n²। सो आई थिंक दिस इज फाइन नाउ। n-1/2n-1, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, थोड़ा लैंग्वेज समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से वहाँ पर यही नहीं समझ में आ रहा था कि सर n लॉस्ट हुआ तो a का लॉस्ट हुआ कि b का लॉस्ट हुआ है। हाँ, वही थोड़ा सा ये इंग्लिश का इशू है ना। यहाँ पे ये था कि मुझे शुरू लगा कि स्टार्टिंग में तो ये सोच रहा था कि सिर्फ ए का बी तक जा रहा, वापस नहीं आ रहा है ना उस तरह से। तो यहाँ दोनों रास्ता है, ए राइट्स टू बी, ए ने बी को लेटर लिखा एंड डज नॉट रिसीव आंसर, मतलब बी का आंसर ए तक नहीं आया, एंड अज्यूमिंग दैट द वन लेटर इन इज लॉस्ट इन द मेल। तो या तो यहाँ से उधर भेज रहे या उधर से इधर आ रहा है, तो एक लेटर लॉस होने का चांस है n में से, लॉस होने का चांस 1/n है, लॉस नहीं होने के n-1/n है।
और फाइंड द चांस दैट बी रिसीव द लेटर। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी रिसीव हुआ? तो मैंने ई इवेंट ले लिया, बी रिसीव द लेटर, एंड एफ ई इवेंट लिया, एफ इवेंट लिया जो गिवन है। क्या गिवन है? ए डिडंट गेट आंसर, है ना, या ए डजंट रिसीव आंसर, वही बात है। सो ए है ना, वैसे भी लिख सकते हो तुम, ए डज नॉट रिसीव आंसर। तो ए जो है डज नॉट रिसीव आंसर। तो ये हमारे पास अभी है। हमने क्या किया, पहले एफ की प्रोबेबिलिटी निकाली कि ए को आंसर कब नहीं मिलेगा, है ना। तो ये तो लॉजिकली सोचने का है कि ए को आंसर कब नहीं मिलेगा, जब ए का लेटर बी तक या तो पहुंचा ही नहीं, तो 1/n चांस है, या अगर पहुंच गया, पहुंचने का चांस n-1/n है, तो उधर से जो आया एंड, है ना, यहाँ मल्टीप्लाई क्यों हुआ, एंड, यहाँ ऐड क्यों हुआ, और, है ना। सो इधर लेटर पहुंचा ही नहीं, और अगर पहुंच गया तो वापस नहीं आया, तो ये हो गया। सो ये हो गया तुम्हारे पास ए के पास आंसर वापस जो है, ए डज नॉट रिसीव आंसर की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे था कि हमारे पास ई इंटरसेक्शन ई गिवन एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल लेती है, कुछ गिवन है, कुछ की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। सो ई गिवन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ, एफ तो हम फाइंड कर चुके हैं पहले। ई का था कि बी ने लेटर रिसीव कर लिया, ये इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इंटरसेक्शन है, तो बी तो रिसीव हुआ ही, तो रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी n-1/n है, एंड ए को आंसर नहीं मिल रहा है, तो ऐसा है। ओके, ठीक है। आई थी किसी को अभी भी कोई है इस क्वेश्चन में? थोड़ा लैंग्वेज का इशू यहाँ पे हो सकता है, अदरवाइज वो इंग्लिश कर रहा है। इसमें पता चल रहा है कि बी को रिसीव हुआ है कि नहीं रिसीव हुआ है, ये पता चल रहा है कि बी को रिसीव हुआ है कि नहीं। हाँ, क्योंकि लास्ट की लाइन में लिखा है इट इज नॉट अज्यूम्ड दैट इट इज टू बी अज्यूम्ड दैट ही विल हैव आंसर्ड लेटर इन हाँ, अगर रिसीव हुआ तो आंसर करेगा, ये बता रखा है कि अज्यूम करो आप कि रिसीव होना तो आंसर करना ही है, आंसर नहीं किया तो रिसीव नहीं हुआ, है ना, ये मतलब हुआ कि आंसर नहीं करने का मतलब रिसीव नहीं हुआ। ओके, ठीक है, मतलब ये थोड़े से अलग क्वेश्चन था। और कोई डाउट है इस टेस्ट में? बाकी डाउट है, वो डाउट पहले आधे घंटे में डाउट कर सकते हैं डेली, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले 1.5 घंटे, फर्स्ट हाफ एन आवर वी कैन डिस्कस डाउट, एंड देन नेक्स्ट हाफ एन आवर, सॉरी नेक्स्ट 1.5 आवर क्लास में जनरली हम लोग थ्योरीज डिस्कस करेंगे। इसमें और कोई डाउट है? थर्ड भी शायद था, थर्ड भी था क्या? 5 वाले में सर ऑप्शन गलत दिया था उसमें, 5 वाले में 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था। अच्छा, हो सकता है। आंसर ठीक है, वो करेक्ट कर दे, बोल देता हूँ। तो आंसर आया, इसने आंसर क्या दिया हुआ है, 1 मिनट, इसने 5 का आंसर जो है मैं देख लेता हूँ। इसने जो 5 का आंसर टिक किया हुआ है, इसमें डी दिया हुआ है। बहुत टाइम लगता है सर्चिंग में। तो एक बार देखो, जब भी कोई टेस्ट देते हो, एक बार टेस्ट के दौरान करते ही हो, टेस्ट के बाद एक बार फिर से सॉल्व करिए, पूरे साल ये स्ट्रैटेजी अपनाना। जैसे एक बार टेस्ट के दौरान किया, टेस्ट में प्रेशर रहता है या आप नहीं कर पाते, समय उसमें काम नहीं करता, टेस्ट के बाद उसी पेपर को एक बार फिर से सॉल्व करो, और फिर भी ना हो आप दोस्तों में डिस्कस कर सकते हो, और फिर भी ना हो तो मेरे साथ डिस्कस करो, है ना। और ये टेस्ट क्योंकि मैं नहीं बना रहा, तो मेरे लिए भी नया ही है एक्चुअली, है ना, क्योंकि वो लोग बना रहे हैं। तो वापस आ गया इस पे, 33 लोगों ने टेस्ट दिया है बस, हैं। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे कौन है, इतने सारे है ना, 115 अराउंड लोग। सर जी, सर टेस्ट सबमिट किया सर, उसका रिजल्ट नहीं आया सर। सबमिट करने का आता होगा, नहीं आया, तो रिप्लाई किसी को भी आया कि नहीं? मेल पे आता होगा, देखो मैं अभी भेज देता हूँ, देखो अभी तुम्हारे पास मेल पे चला जाएगा। चलो इसमें आंसर रिलीज करने का ऑप्शन यहाँ पे है, ऐसे तुम्हारे पास गया होगा, ठीक है ना, आंसर जाता है, देखो। अच्छा, मैनुअल रिव्यू है, नहीं तो मैं अभी कर देता हूँ। तो ये मैनुअल कर रखा है इसने, तो ठीक है, मैं देख लूंगा। चलो ठीक है, मैं उसको भेज दूंगा एक बार फिर से, अगर नहीं तुम्हें पहुंचा अभी मैं भेज दूंगा फिर से। अच्छा, टाइम भी हो गया ना, तो अभी क्या और 5वें क्वेश्चन का आंसर करना था, ठीक है। चलो बाकी सर 12 और 13 नंबर सर। मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा, 13 कहाँ है इसमें? इसमें करिए सर मैं सर है सर, नेक्स्ट करने पे आएगा। अच्छा, नेक्स्ट भी है क्या? ऐसा बना रखा है इसने? ओके, ओ यहाँ पे, अच्छा अच्छा, ओके, वो समझ गया मैं। इतने सारे क्वेश्चन थे क्या? मुझे लगा 10 क्वेश्चन ही है। हाँ, सो
अच्छा 12 और 13. Two instruments are used to measure the height h of a tower. The error made by the least accurate instruments is normally distributed. ये नॉर्मल रैंडम वेरिएबल आ गया. रैंडम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, क्यों डाल दिया इसने. तो मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है. द एरर मेड बाय मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट बाय नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमने भी पढ़ा नहीं, इसको स्किप कर दो अभी. इसने गलती से डाल दिया ये. 13 तो क्लास 12 में भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं बेस थ्योरम वाले. ओके सर, कर लेंगे. हाँ, कोई सॉल्व करके भेज दो. क्लास 12 में भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करना. नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूछो, मैं सॉल्व कर दूंगा. अभी नेक्स्ट क्लास मेरी 8 to 9 है, फिर 9 to 11 दूसरी क्लास है. तो नेक्स्ट देखो, डाउट कभी भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं. पूरे साल हमारे पास है, और थ्योरी भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है. सो एनीवे, क्योंकि डाउट तो चलता ही रहेगा, तो बाकी डाउट तुम एक जगह कलेक्ट करके रख सकते हो. लास्ट टाइम किसी ने वही पूछा था एक प्रॉब्लम, जो क्या डिटेल वाला कुछ प्रॉब्लम था ना, जिसमें हम वैसा कुछ था, याद भूल गया मैं. चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको भी. अगर कोई डाउट मान लो कभी पूछते हो नहीं बता पाते, नेक्स्ट टाइम दोबारा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बट डाउट तो पूरे साल चलते रहेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना. बाकी डाउट्स भी साथ में चलता रहेगा, थोड़े थोड़े डाउट करते रहेंगे. और अगर ज़्यादा डाउट्स होगा तो संडे को डाउट क्लास रख सकते हैं. जी ये सर 49 और 53 पूछना था सर, पीआई होगा. तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में या तो करो, या फिर अभी अगर देखना है तो, क्योंकि मेरी क्लास है. चलो थोड़ा देख लेते थोड़ी देर से, तो उसको बाद में स्टार्ट करते हैं. इसमें फोर्टी नाइन इसका तो क्या दिक्कत है भाई इसमें. इसको बहुत टाइम लगता है सर्च होने में, पता नहीं क्या. नेक्स्ट क्लास में डाउट रखते हैं. हाँ, डाउट कर लेंगे तो कुछ देर डाउट, फिर थ्योरी, वैसे थ्योरी रुक जाएगी. तो या तो आधे घंटे डाउट करेंगे, फिर अगले 1.5 घंटे थ्योरी. फिर ऐसे ही डाउट हर क्लास में होता रहेगा, तो कुछ सवाल होता रहेगा, है ना. और एंड में फिर डाउट क्लास होगी. ज़्यादा डाउट्स हो तो फिर संडे को बोलना, संडे को डाउट क्लास रख लेंगे. 2-3 घंटे की क्लास रख के फिर हम डाउट कर सकते हैं संडे को 2 या 3 आवर्स की क्लास रख के. तो वैसा होगा. तो संडे में खाली रहता हूँ, तो 2-3 घंटे की क्लास रख सकते हैं. या संडे सुबह हो सके तो सुबह भी रख सकते हैं. मान लो सुबह 8 से 10 या 8 से 11, है ना, इस तरह से तो जल्दी हो जाएगा. 8 से 10 रख सकते हैं. 10 बजे तो पाइथन क्लास भी होती है, तो कर सकते हैं. वाले ज़्यादा डाउट हो तो डाउट इग्नोर मत करना, क्योंकि कोई भी डाउट जो इग्नोर करोगे वो बाद में तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना एग्जाम्स में. तो उसको बस एक जगह कलेक्ट कर लो, डिस्कस करो लोगों के साथ, हमारे साथ डिस्कस करो. नहीं हो तो संडे को बोलो डाउट क्लास रख लो सर, तो मैं डाउट क्लास संडे रख लूँगा. तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए ऐसा कोई वो बर्डन नहीं है मेरे टीचिंग का. तुम 4 घंटे 5 घंटे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं. अब ये 10 घंटा लेगा सर्च होने में. सस्ता वाला ना, सस्ता, इसका ये दिक्कत. सर क्वेश्चन वाइज ले लीजिए. हाँ बताओ क्या है, कि बताओ क्वेश्चन. हाँ ये देख लेते आप तो, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग रहा है. अरे तो स्क्रीनशॉट भेज दो ना, जो डाउट है तो स्क्रीनशॉट ही भेज दो, सही रहेगा.
ओके, सो कौन सा क्वेश्चन डाउट था? 50 49 49 में देखो कोई 49 में जो गिवन है ना, गिवन लगाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें फॉर्मूला पता है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 का फॉर्मूला पता है? वही लगा दो। गिवन E4 है ना, गिवन E4 का कोई इफेक्ट नहीं है क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि सब में गिवन E4 लगा हुआ है ना हर जगह, तो तुम उसको इग्नोर कर सकते हो गिवन E4 को, फॉर्मूला सेम ही रहता है। मतलब जो फॉर्मूला A यूनियन B यूनियन C का तुम जानते हो ना, वही फॉर्मूला तुम इसमें भी लगाओ, A यूनियन B यूनियन C गिवन D में। बस हर जगह गिवन D लगाते रहना, ठीक है ना? सेम फॉर्मूला यूज करो, बस जो भी राइट में लिख रहे हो गिवन D। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन D, यहाँ बस होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड सो ऑन। तो यहाँ होगा B गिवन D, इस तरीके से बस गिवन D लगाते रहो, बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और बाकी सारे डाटा क्वेश्चन में गिवन तो है ना? हर चीज गिवन है क्वेश्चन में, देखो। अच्छा कैसे, देखो तुम सोचो, मतलब गिवन E4 को हटा दो, मान लो इस क्वेश्चन में गिवन E4 हटा दो, कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, ऐसे नॉर्मली सॉल्व करो, हो जाएगा। तो तुम्हें दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 का शुरू में दे रखा है, E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, E2 इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। वो आईजे में है ना, आईजे को वेरी कराओ, सो दिक्कत नहीं होगा इसमें। और सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट है, इसका क्या मतलब? फॉर्मूला तो पता ही है तुम लोगों को, क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, और E1 पहले से पता है तो इंटरसेक्शन यहाँ से आ जाएगी। तो दूसरा कंडीशन है उससे इंटरसेक्शन आ जाएगी सबकी, E1 इंटरसेक्शन E2 E2 इंटरसेक्शन E3 E3 इंटरसेक्शन E1, ये आ जाएगी, पुट कर लो। जो अगला कंडीशन है E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट। अब E कॉम्प्लीमेंट लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, मतलब फॉर्मूला लगाओ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट वाला, तो यहाँ से तीनों का इंटरसेक्शन में फॉर्मूला आ जाएगा। फिर नॉर्मली A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला यूज करो, उससे आंसर हो जाएगा। करके देखो, नहीं तो फिर पूछो, हो जाएगा कि नहीं? हाँ, गिवन E4 को इग्नोर करो, बाकी नॉर्मली फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि सब में गिवन E4 है, और पूछा है उसमें भी गिवन E4 है, गिवन में भी गिवन E4 है, तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा वो। आगे कौन सा 49 के बाद 53 भेजो, 53 तो है ही नहीं यहाँ पे। तो फाइंड करने पे एक कोई इंटरसेक्शन ऑर्डर नहीं मिल रहा था, तो उसको पुट करके आंसर बनाए। मिल जाएगा 53 का स्क्रीनशॉट भेजो कोई। तो हाँ, ये कह रहा है तुमसे कि E1 इंटरसेक्शन E2 दे रखा है, E1 इंटरसेक्शन E3 दे रखा है, E2 इंटरसेक्शन E3 दे रखा है, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 दे रखा है। क्या पूछ रहा है? देन अमॉन्ग विच इवेंट E1 E2 E3 प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 अकर्स। तो एटलीस्ट 2 अकर्स का मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 अकर्स है ना, 1 माइनस एटलीस्ट एटमोस्ट 3 अकर हो जाएगा, 1 माइनस करके एटमोस्ट करके हो जाएगा वहां से, नहीं तो 2 अकर कैसे भी कर लो। क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 2 अकर्स ना, तो एटलीस्ट 2 का मतलब हो गया E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट। फिर ऐसे इसके अलग अलग केसेस बना लो, तो यहाँ E2 कॉम्प्लीमेंट लगा लो, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, यहाँ E1 कॉम्प्लीमेंट लगा लो, और E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, ये हुआ ना। यहाँ तीनों अकर हो रहा है, एटलीस्ट 2 अकर्स, तो 2 और 3 अकर्स। अब तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज करोगे पहले वाले में, तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। इसमें क्या दोनों पता नहीं हमें, है कि नहीं? बताओ, इसका फॉर्मूला ये लिखा है मैंने, ऐसे ही बाकी का फॉर्मूला लिख लो, सब कुछ तो पता ही है। हाँ
Yes, sir. सब कुछ पता है। इसका फॉर्मूला लिखो, तो इसका क्या होगा नेक्स्ट वाले का, जब तुम नेक्स्ट वाले का लिखोगे तो वो होगा प्रोबेबिलिटी, तुम इसको एक मान लो ना, इसको एक मान के चलो। यहाँ पे अब ये दोनों एक साथ ले आओ, कॉम्प्लीमेंट वालों को बाहर करो, इन दोनों को एक मान के चलो। तो यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E3 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। सब तो पता ही है क्वेश्चन में, देखो ढंग से सब कुछ पता है। ये हो गया। Okay, sir. ऐसे यहाँ पे E2 इंटरसेक्शन E3 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, और ये तो पता ही है, सब पता है क्वेश्चन में। देखो ध्यान से, फॉर्मूला तुम्हें जानने की जरूरत है, वही बोल रहा हूँ ना। अगर कोई क्वेश्चन तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें वो फॉर्मूला क्लियर नहीं है, तुम्हें लगता है क्लियर लेकिन है नहीं। तो यहाँ यूज क्या हो रहा है, यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज हो रहा है, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट वाला। तो ये होता है PA माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला यूज करना है तुम्हें, ये चीज है। तो इसको बार बार फ्रिक्वेंटली अप्लाई करोगे तो क्लियर होगा क्या कैसे करना है। तो इसलिए थ्योरी जानना और क्वेश्चन करना डिफरेंट चीजें हैं। तो क्वेश्चन करोगे तो समझ आएगा क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना है थ्योरीज को। तो ट्राई करो, सॉल्व करो, हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। बाकी ऐसे लिख लो, 2 टर्म लिखे मैंने, तीसरा भी ऐसे ही हो जाएगा। ये हो जाएगा E2 इंटरसेक्शन E3 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, और चौथा वाला तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब सारी वैल्यू पता है क्वेश्चन में, देख लो, पुट कर लो उसको। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो आज 1 घंटे की क्लास हो पाई है, और वो भी हम डाउट किए हैं। ठीक, सो और डाउट है तो बताओ, कोई नहीं, थोड़ा और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आगे अच्छा टेस्ट में था, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में तो करते हैं, मैं अगली क्लास ले लेता हूँ फिर। सो नेक्स्ट क्लास में कुछ डाउट्स कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थ्योरी भी साथ में चलती रहनी चाहिए ताकि कोर्स आगे बढ़ता रहे। ठीक है ना, और डाउट्स के लिए कभी भी वेलकम है, डाउट कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। सबसे अच्छा होगा कि अगर ऐसे क्लास में नहीं हो रहा तो संडे को डाउट क्लास 2-3 घंटे का रख के डाउट जिनको होगा वो ज्वाइन करेंगे, और एक एक करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डाउट वाले लोग ज्वाइन करते हैं बता देना, जिनको डाउट्स हो संडे डिस्कस करना हो तो मुझे पर्सनली टेक्स्ट करो, या उस पर फिर संडे में डाउट क्लास रख लेंगे। ठीक है, चलो तो अभी के लिए यही रखते हैं। गुड नाइट, है ना।